वेलकम बैक। फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत आपके अपने बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश्वर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि, और मूल विधि में हम लोग भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की बात हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 10 धाराएं डिस्कस कर ली थी। एक बार आप लोग पिछला वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने 10 धाराएं डिस्कस कर ली थी, और इसी सीक्वेंस में अब मैं आज आपको लेके चलूंगा सेक्शन 11 यानी धारा 11। लोक सेवक द्वारा, अगर कोई लोक सेवक है द्वारा बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल द्वारा मूल्यवान वस्तु का लेना, यानी कहने का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप दरोगा चयनित हो गए या किसी भी लोक सेवक के पद पर हैं आप, और अपने प्रभाव से आपने मान लीजिए कोई सामान खरीदा। आप मान लीजिए शॉपिंग करने गए, कपड़ा आप खरीदते हो और जितना पैसा उसे देना है उतना नहीं दे रहे हो, या आप उसे दे ही नहीं रहे हो, उसे डरा रहे हो, उस पर अपना प्रभाव दिखा रहे हो। तो इस तरीके का अगर कोई अपराध कारित किया जाता है तो इसके लिए 6 माह न्यूनतम का दंड है, और 6 माह न्यूनतम और अधिकतम 5 वर्ष प्लस जुर्माने का दंड है। तो ये कौन कहता है? ये धारा 11 कहती है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के। तो धारा 11 में क्या पढ़ेंगे? धारा 11 में ले चलता हूं मैं आपको सेक्शन 11। धारा 11 में अगर हम लोग बात करें तो क्या दिया गया? लोक सेवक द्वारा बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल, लोक सेवक द्वारा बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल से द्वारा मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना, मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना। इसके लिए क्या दंड का प्रावधान है? देखिएगा दंड क्या है इसके लिए। 3 माह न्यूनतम, कम से कम जो सजा होगी 3 माह की होगी, तथा 5 वर्ष अधिकतम कारावास, 5 वर्ष अधिकतम कारावास प्लस जुर्माने की सजा दी जाएगी अगर व्यक्ति उसका पैसा चुकता किए बिना कोई वस्तु लेता है या कम पैसा देता है अपने पद के प्रभाव से। तो ये आपकी कौन कहता है? ये धारा 11 में आपसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहीं पर मैं धारा 12 भी डिस्कस करूंगा, सेक्शन 12 भी डिस्कस कर देता हूं मैं। सेक्शन 12 क्या कहती है? धारा 12 में क्या कहा जाता है? सेक्शन 12 के अंतर्गत धारा 7 मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। धारा 7 तथा धारा 11 आपके सामने, इसलिए यहीं पर डिस्कस कर रहा हूं। धारा 7 तथा 11 के अपराधों के लिए दुष्प्रेरण का दंड। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों धाराओं के अंतर्गत जो अपराध किए जाते हैं, धारा 7 तथा धारा 11 के तहत, धारा 11 के तहत अपराधों के दुष्प्रेरण का दंड, यानी इस प्रकार के अपराध का अगर कोई दुष्प्रेरण करता है, अपराधों के दुष्प्रेरण यानी कोई उकसाता है, तो उसके लिए दंड की बात की जाती है धारा 12 में। तो क्या दंड का प्रावधान है दिखेगा? तो जो ये दंड होगा, ये कितना दंड हो जाएगा? दंड जो है 3 वर्ष न्यूनतम तथा 7 वर्ष अधिकतम। कितना हो जाएगा? 3 वर्ष न्यूनतम व 7 वर्ष अधिकतम प्लस जुर्माने की सजा से दंडित किया जाएगा। तो जल्दी से इसे हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं आपको अगले सेक्शन में लेके चलूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, सब 1 बाय 1 सभी को आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 बाय 1 मैं सभी को आपसे डिस्कस करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई थिंक। आगे बढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 13 धारा 13। धारा 13 के अंतर्गत क्या बात कही जाती है? सेक्शन 13 में लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचरण या औचार, क्या दिया गया? लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार। क्या होता है लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा सेक्शन में आपसे बात करूंगा 13 धारा 13। धारा 13 में दिया क्या गया? धारा 13 लोक सेवक द्वारा लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार, क्या हो जाएगा? लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार या दुराचरण, दोनों में से एक शब्द लिख सकते हैं। लोक सेवा द्वारा आपराधिक दुराचरण, कौन कौन से इसके कैटेगरी में आते हैं, जरा इसे हम लोग समझते हैं। तो इसमें 3-4 सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, ABCD करके देख लेते हैं। पहला ए सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन ए में क्या बात कही जाती है? सेक्शन ए में स्वभावतः यानी बार बार, स्वभावतः यानी बार बार उसी को दोहराता है। किसको? स्वभावतः। धारा 7 के अनुसार रिश्वत लेता है तो वो इसके अंतर्गत अपराध है। धारा 7 के अनुसार, धारा 7 के अनुसार स्वभावतः अगर धारा 7 के अनुसार ऐसा कोई काम करता है, धारा 7 के अनुसार अपराध करता है तो क्या हो जाएगा? आपराधिक औचार हो जाएगा। बी सेक्शन में क्या दिया गया? बी सेक्शन के अंतर्गत आपको बताएगा स्वभावतः धारा 11 के तहत अगर प्रतिफल या पर्याप्त धन के बिना क्या करता है, कोई कीमती वस्तु लेता है तो क्या हो जाएगा? स्वभावतः धारा 11 के अनुसार अगर अपराध बार बार करता है, या तीसरी बात है सौंपी गई या नियंत्रण में दी गई शक्ति का दुरुपयोग करता है। सी में क्या कहा गया? सौंपी गई या नियंत्रण में दी गई संपत्ति का दुरुपयोग। कैसे संपत्ति का दुरुपयोग? मान लीजिए आप किसी सरकारी पद पे हैं और उससे क्या करते हैं, जो संपत्ति आपको सरकारी काम के लिए दी गई है उसको आप घरेलू काम के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सरकारी गाड़ी दी गई ऑफिस आने जाने के लिए, सरकारी कामों के लिए, अब आप उसे क्या करते हैं? घरेलू कामों के लिए, रिश्तेदारों को ढोने के लिए आप यूज करते हैं। तो ये क्या है? दुरुपयोग है। और ऐसी स्थिति में ये जो स्वभावतः बार बार कहा जा रहा है, दंड का क्या प्रावधान है? देखिएगा ऐसी स्थिति में दंड जो है वो न्यूनतम 4 वर्ष, कितना? न्यूनतम 4 वर्ष व अधिकतम 10 वर्ष। अधिकतम कितना है? 10 ईयर्स, 10 वर्ष कारावास तथा जुर्माना, कारावास धन जुर्माना। अगर ये कार्य बार बार किए जाते हैं तो धारा 13 के अंतर्गत इनका दंड बढ़ जाता है और इसमें दंड कितना? न्यूनतम 4 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने की सजा व्यक्ति को दी जाती है। ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। जल्दी से इसे नोट करिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसे नोट करिएगा, हम लोग नेक्स्ट धारा में प्रोसीड करेंगे। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान, 1 बाय 1 सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस केयरफुली आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट कर चुके होंगे आई थिंक, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करिएगा, हो गया आई थिंक। चलिए अब मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 14 यानी धारा 14, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2018 के धारा 14 में क्या बात कही गई। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे धारा 7 और 11 के तहत अभ्यस्ता अपराध करने की बात हुई थी। अब धारा 8, 9 और 12, धारा 8, 9 और 12 के तहत अभ्यस्ता अपराध करने पर किस प्रकार की सजा का दंड का प्रावधान होगा, ये सेक्शन 14 बताता है। कौन बताता है? सेक्शन 14।
धारा 14 सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। सेक्शन 14 ये बात भी जरूरी है याद रखनी है। धारा 8, 9 और 12, धारा 8 कामन 9 व 12 के तहत क्या करना, के तहत अभ्यासता अपराध करना, के तहत बार बार उसी अपराध को दोहराना, अभ्यासतः अपराध करना, अभ्यासतः अपराध करना। तो इसके लिए कितनी दंड का प्रावधान है, तो इसके लिए भी न्यूनतम 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष का कारावास है। कितना, न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष का कारावास का दंड यहाँ पर दिया जाएगा। दंड न्यूनतम 5 वर्ष। देखिए न्यूनतम, देखिए यहाँ पर बढ़ गया, पिछली वाली धारा में न्यूनतम 4 वर्ष था और यहाँ पर न्यूनतम क्या है, 5 वर्ष, तथा कम से कम जो दंड दिया जाएगा वो 5 वर्ष का होगा। अधिकतम जो दिया जा सकता है, अधिकतम कितना हो जाएगा, 10 वर्ष कारावास, 10 वर्ष कारावास प्लस किसकी सजा दी जाएगी, प्लस जुर्माना। ये इतने दंड से दंडित किया जाएगा अगर कोई व्यक्ति धारा 8, धारा 9, धारा 12 तक के अपराध को बार बार स्वभावतः दोहराता है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं इस सेक्शन के अंतर्गत, इस अधिनियम में। तो 1 बाई 1 सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। तो ये आपकी कौन सी धारा हो गई, या आपकी धारा 14 हो गई। क्लियर है सभी को, जल्दी से नोट करिएगा। जल्दी से नोट करिएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। सेक्शन 15 की बात मैं आपसे करूंगा। सेक्शन 15 क्या कहता है, धारा 15 क्या कहता है, धारा 13 में वर्णित अपराधों का प्रयत्न। अगर कोई व्यक्ति जो धारा 13 में जितने अपराध दिए गए हैं उसका प्रयास करता है करने का, तो कितने सजा का भागीदार होगा, तो न्यूनतम 2 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने की सजा से उसे दंडित किया जा सकता है। तो सेक्शन यानी धारा 15, धारा 13 के में वर्णित अपराधों का प्रयत्न, धारा 13 में वर्णित अपराधों, धारा 13 में वर्णित अपराधों का प्रयत्न। अगर जो धारा 13 में अपराध दिए गए हैं अगर उनका प्रयास किया जाता है तो कितना दंड का प्रावधान है, तो दंड जो है न्यूनतम 2 साल, न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 4 वर्ष तथा अधिकतम 4 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष, 4 नहीं, अधिकतम 5 वर्ष। कितना, अधिकतम 5 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना। अधिकतम 5 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना, इतनी सजा दी जाती है धारा 15 के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये आपका अध्याय 3 भी समाप्त होता है। अब मैं आपसे बात करूंगा, अभी तक अध्याय 3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें मैंने आपको बताया था 5 अध्याय दिए गए हैं और यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका अध्याय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अध्याय 4। अध्याय 4 जो होगा अन्वेषण, जिसे आप लोग कहते हैं इंक्वायरी यानी जांच, है ना। अध्याय 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपके अन्वेषण। तो देखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अन्वेषण की बात हम लोग करेंगे। अन्वेषण अध्याय 4 देखिएगा, अध्याय 4 में क्या बात कही गई। अध्याय 4 क्या है, अन्वेषण। अध्याय 4 यानी कि क्या, अन्वेषण। अध्याय 4 में बात की गई किसकी, अन्वेषण की। अन्वेषण का मतलब जांच होता है। धारा 17 कितना, सेक्शन 17 में कहा गया
कोई जांच, कोई ऐसे मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में जांच कौन करेगा? तो निरीक्षक पद के नीचे का व्यक्ति नहीं होगा, यानी निरीक्षक या उससे ऊपर के पद का व्यक्ति होगा। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच करनी है तो पुलिस अधीक्षक की अनुमति चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 17 की अगर मैं बात करूं, धारा 17 की, निरीक्षक पद से नीचे, निरीक्षक पद से नीचे का अधिकारी जांच नहीं करेगा, यानी निरीक्षक कर सकता है, उससे ऊपर अधिकारी अन्वेषण नहीं करेगा, नहीं करेगा। और इसी के अंदर एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, क्या कि आय से अधिक संपत्ति के मामलों में, आय से अधिक संपत्ति के मामलों में, आय से अधिक संपत्ति के मामलों में आय से अधिक संपत्ति के मामलों में पुलिस अधीक्षक की अनुमति आवश्यक है, जरूरी है। पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बिना आय से अधिक मामले की जांच नहीं की जा सकती। पुलिस अधीक्षक की अनुमति या अनुमोदन, अनुमति जरूरी है। ठीक है, तो ये कौन कहता है? ये धारा 17। ये कौन कहता है? धारा 17 में ये बात आपको दी गई है। ठीक है, यहीं पर साइमल्टेनियसली एक सेक्शन और डिस्कस करूंगा, 17A, धारा 17A। धारा 17A में क्या बात कही? धारा 17A में कहा गया पूर्व अनुमोदन के बिना अन्वेषण नहीं किया जाएगा, यानी पहले से बिना बताए नहीं जांच किया सकता है जो लोक सेवक शासकीय कृत्यों के निर्वहन से संबंध हो। क्या? पूर्व अनुमोदन के बिना, पहले से जब तक अनुमति नहीं होगा, अनुमोदन नहीं होगा, अन्वेषण नहीं किया जाएगा। ऐसे किस केस में? जो लेख सेवक के शासकीय कृत्यों के निर्वहन से संबंधित हो। ठीक है, तो पूर्व अनुमोदन के बिना अन्वेषण नहीं होगा, पूर्व अनुमोदन के बिना अन्वेषण नहीं होगा, यानी पहले से अनुमोदित होना चाहिए, पूर्व अनुमोदन के बिना अन्वेषण नहीं। और दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट, किस? जो लेख सेवक, जो लोक सेवक के शासकीय, जो लोक सेवक के किस मामले में? जो लोक सेवक के शासकीय यानी सरकारी शासकीय कृत्यों से संबंधित हो, कृत्यों से संबंधित। सरकारी कामों में घोटाला हुआ है तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? पहले से अनुमोदन जरूरी है। और अनुमोदन के साथ साथ ये बात क्या है, ऐसे कार्यों में जो लोक सेवक के शासकीय, लोक सेवक के शासकीय कृत्यों से संबंधित हो। तो ये आपके धारा 17 और 17A हो जाएंगे। जल्दी से नोट करिएगा, जल्दी से नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हम लोग अगली धारा में प्रोसीड करेंगे। 17A की अगली धारा, 17A आपका हो गया। धारा 18 जो कि इस सेक्शन का लास्ट, 17 और 18 दो ही धाराएं हैं इस अध्याय में। तो धारा 18 की बात करूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया आई थिंक। चलिए, धारा 18 की बात मैं आपसे करूंगा। धारा 18, बैंक खातों, बैंक खातों, बहियों, बही खाता नहीं होता, बहियों, बहियों की जांच के लिए, जांच की, जांच के लिए, बहियों की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर, या उससे ऊपर का अधिकारी, उससे ऊपर का अधिकारी अधिकृत होगा। यानी कम से कम एसपी, कम से कम एसपी या उससे ऊपर आईजी, डीआईजी
ही क्या करेंगे, ऐसे मामलों में जांच कर सकते हैं, नहीं तो उससे नीचे इंस्पेक्टर वगैरह नहीं कर सकते। ये कौन कहता है, ये धारा 18 में बात कही जाती है। क्लियर है, सभी को क्लियर होना चाहिए। धारा 18 जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। धारा 4 का एक जोड़ा गया था 2018 के अधिनियम में, धारा 4 का जोड़ा गया था, और धारा 4 का जो है वो संबंधित है किससे, संपत्ति की कुर्की एवं समाहरण से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस नोट कर लेंगे जानकारी के लिए। धारा 4 का नहीं, धारा 4 नहीं, अध्याय है ना, अध्याय इसमें आ गया ना, अध्याय 4 का जोड़ा गया था। अध्याय 4 का क्या दिया गया है, संपत्ति की कुर्की एवं समाहरण। बस वही आपके जो भारतीय दंड संहिता में है उसी के अनुसार, संपत्ति की कुर्की एवं समाहरण। अध्याय का नाम याद रखिए, बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान ले, ये आपको आईपीसी में पढ़ाया गया है ना, धारा 4 का। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा अध्याय 4 का। अध्याय 5 में हम लोग चलेंगे, 2-4 इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अध्याय 5 की बात मैं आपसे करूंगा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अध्याय 5 हम लोग देखते हैं। ठीक है, अध्याय 5, आइए लेसन 5, ये आपके अध्याय 5 है, इंपॉर्टेंट अध्याय 5, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2018 का अध्याय 5, अभियोजन के लिए मंजूरी एवं उपबंध, यानी मुकदमा चलाने के लिए किसकी किसकी मंजूरी होनी चाहिए, अभियोजन के लिए मंजूरी एवं उपबंध, क्या क्या इसके लिए नियम है, ये भी आपको यहाँ पर जानना है। तो देखेंगे 1 बाय 1 हम सभी सेक्शंस को। धारा 19, यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 19, धारा 19 में क्या बात कही जाती है, तो धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन के पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, किसकी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की। अभियोजन के पूर्व, अभियोजन यानी मुकदमा चलाए जाने के पहले केंद्र या राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। अभियोजन के पूर्व स्वीकृति, ये धारा 19 में आपको दिया गया है, जरूरी है। ठीक है, ये धारा 19 में। सेक्शन 21 में आपको दिया गया अभियुक्त की प्रार्थना पर, अगर जो अभियुक्त बनाया जा रहा है उसकी प्रार्थना पर उसका गवाह होना, उसके लिए गवाही वो दे सकता है। ये कौन, किस सेक्शन में कहा गया, धारा 21 में। धारा 20 को स्किप कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, धारा 21 में चलेंगे। अभियुक्त की प्रार्थना पर, जिसे दोषी बनाया जा रहा है वो दोषी है कि नहीं है, इससे पहले ही जो अभियुक्त है, अभियुक्त की प्रार्थना पर, अभियुक्त की प्रार्थना पर क्या करना है, उससे गवाह बनाना, उससे गवाह बनाना, यानी उसे गवाह बना करके किसी मामले में फंसा है तो उसकी सजा कम कर दी जाती है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, सरकारी गवाह बन जाइए तुम्हें मैं छुड़वा दूंगा। ठीक है, ऐसा धारा सेक्शन 21 में कहा जाता है। लेसन 5 के 21 में ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। सेक्शन 14, सेक्शन 24 को हटा दिया गया है। धारा 24 क्या था, निरसित कर दिया गया है। क्या कर दिया, निरसित कर दिया, रिश्वत देने वाले के कथन पर अभियोजन। ठीक है, रिश्वत देने वाले के कथन पर अभियोजन, रिश्वत देने वाले के कथन यानी जो रिश्वत देता है उस पर कहने पर ही अभियोजन यानी मुकदमा चला दिया जाए, ये जो है अभियोजन की बात कही गई थी। इसे क्या कर दिया गया, इसे 2018 के संशोधन में हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कब, 2018 के संशोधन में इस धारा को ही यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका और मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक आपका समाप्त होगा। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो सेक्शन बचा हुआ है दैट इज सेक्शन 29, धारा 27। धारा 27 की बात मैं आपसे करूँगा। सेक्शन 29, चलिए सेक्शन 29, व्हाट इज सेक्शन 29, धारा 27। इस अधिनियम का धारा 27 क्या है देखिएगा। धारा 27 में
इसके अपील और पुनरीक्षण के अधिकार की बात की जाए, कहाँ अपील किया जा सकता है? अपील एवं पुनरीक्षण तो अपील की जा सकती है कहाँ पर? अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में, कम से कम हाई कोर्ट में की जा सकती है। कहाँ पर? हाई कोर्ट में। कहाँ पर अपील की जाएगी? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट इसके दिए गए मामलों में फिर से जांच करेगा, तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट इसकी अपील दोबारा से की जा सकती है। तो ये धारा 27 में आपको दिया गया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ जो आपका ये टॉपिक था, दैट इज क्या नाम है इसका आपके, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2000, संशोधन अधिनियम 2018 समाप्त होता है। एक बार वीडियो को सभी लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, कहीं से किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी करवा दें आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।